नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ वीकेंड मार्केट अड्डा में। और जैसे मैंने इस शो का नाम रखा है कि बाजार एक चक्रव्यूह में है। आजकल ये शब्द बड़ा उछल रहा है, तो मैंने कहा चलो इसी को रखते हैं। तो ये एकदम फिट बैठ रहा है, चक्रव्यूह के फ्रेमवर्क में तो है मार्केट। क्योंकि मार्केट ने 25,000 यानी निफ्टी ने 25,000 का जो टारगेट हिट किया, उसको हिट करने से पहले उसने कई बार कोशिश की, फिर फाइनली उसने हिट किया और हिट करने के बाद उसमें शार्प जो है पुल बैक भी हमें देखने को मिला। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 25,000 या कोई भी लेवल, उसके बाद मार्केट अपना एक डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। शुक्रवार को मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन कह लें या प्रॉफिट बुकिंग कह लें या थोड़ा सा नरम पड़ा ये कह लें, जो भी शब्द आपको अच्छा लगे वो हमें देखने को मिला। तो बहुत सारे मन में ये सवाल आए कि क्या 25,000 पे मार्केट पीक आउट हो रहा है या 25,000 एक पड़ाव था जहां तक आया और उसके बाद वहां पे रहे होंगे राइटर्स, तो उन्होंने पैसे बुक किए होंगे इसलिए इंडेक्स पे दिख रहा है, या एक सेक्टर की चर्निंग हो रही है यहाँ पे, किसी और से निकल के किसी और सेक्टर में जा रहे हैं। एक अजीब सी तस्वीर बनती हुई दिखी। इस बीच बहुत सारे घटनाक्रम ग्लोबल मार्केट में हुए। तो ये पहली क्या है, चक्रव्यूह में मार्केट हमारा है, वो उससे आगे का रास्ता तय करेगा, यहाँ पे उलझ जाएगा या उसको एक नया ट्रिगर अब क्या मिलेगा जो इसको ड्राइव करेगा। तो ये कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा सवाल ये भी होगा कि क्या जो बहुत स्टॉक में पैसे लोगों के बन चुके हैं, मार्केट में बन चुके हैं, उनके लिए एक मुनाफा वसूली का एक सही टाइम हो सकता है क्या, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरा एफआईआईज़ का व्यू अभी समझ में नहीं आ रहा है। कई बार दिखता है कि बाइंग हो रही है, फिर अचानक से वो सेलर हो जाते हैं। तो अभी डायरेक्शनली नेट बायर कह सकते हैं आप, लेकिन बायर हैं भी नहीं भी हैं, तो उनको क्या कोई एक तारीख तय है कि इस तारीख के बाद आएंगे? वो तारीख क्या है, वो पहले भी हम लोग सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक जो बहुत बड़ी घटना होने वाली है वो ये है कि एफएनओ का जो ट्रेड है उस पर सेबी सख्ती करना चाहता है, यानी उसको थोड़ा कम कराना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है। कई सारे डेटा उन्होंने प्रेजेंट किए हैं कि डेली बेसिस पे इतने लोग करते हैं तो बहुत नुकसान होता है। तो उसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है, अलग अलग उपाय बताए गए कि कैसे इसको थोड़ा सा ठंडा किया जाए। बहुत हीटअप मार्केट है, उसको थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की है। तो उससे होगा क्या, क्या वाकई ठंडा करने की ज़रूरत है, और जो कंसल्टेशन पेपर में उपाय बताए गए हैं उससे वाकई ठंडा होगा या नहीं होगा, ये तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। तो यही आज के 3-4 बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम मार्केट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और यही शायद आपके मन में सवाल भी होंगे। तो इन सवालों को उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। 3 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ दिग्गज मार्केट के जुड़े हुए हैं। सुनील सुब्रमण्यम जी हैं जो सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आजकल ज़्यादा एक्टिव हो गए पहले के मुकाबले मार्केट पे। बहुत ज़्यादा कमेंट्रीज आप उनकी सुन रहे होंगे। और दूसरे पंकज जैन जी हैं, लखनऊ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, SW कैपिटल के डायरेक्टर हैं। तो अभी जब हम लोगों की चर्चा हो रही तो वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, हमने कहा भाई मैंने तो शो आपके लिए रखा है, मैंने तो आपसे पूछना है, उल्टा आप मुझसे पूछ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे है सरवेन श्रीवास्तव, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट और बड़े चार्टिस्ट हैं देश के, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत है। और अक्सर आप हमारे साथ शो में देखते होंगे। तो हमने कहा चार्ट के ज़रिए समझा जाए कि कितना महंगा मार्केट हो गया वैल्यूएशन के लिहाज से, और बॉट है कि नहीं है, और यहाँ से आगे का रास्ता क्या होगा। तो 3 दिग्गज मेहमानों के साथ बातचीत होगी। तो पहला जो टॉपिक हम लोग लेंगे सर वो ये कि 25,000 का बाजार अब आगे क्या है, यहाँ से रास्ता क्या है। तो सुनील जी, 25,000 तो टच हो गया, अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? इसमें थोड़ा सा मैं खाली आपको बता दूं कि 2024 में अभी भी 25,000 पे हम देखते हैं तो पी मल्टीपल अगर देखें तो 23 के आसपास है। और जब पीक हुआ था, बहुत महंगा हुआ था, तब बहुत ऊपर गया था मार्केट, 40 भी टच किया था उसने। तो क्या इसको महंगा मानना चाहिए या 25,000 से आगे का रास्ता क्या है मार्केट का? देखिए, रास्ता तो 25 से 30,000 की है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये 25,000 जिस दिन छुआ था उसी दिन एक भयंकर डेटा, एक दिन पहले की फेड की जो रेट कट की बात हुई उससे रुझान बढ़ गया, बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया। बट मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो यूएस में आया बहुत कम आया, बहुत वीक आया, और ग्लोबल पीएमआई भी एक कंट्रैक्शन मोड में चला गया। तो क्या है इसमें ना, ये जो आज की गिरावट है उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये क्या होता है, ये एल्गोरिथमिक फंड्स,
क्या होते हैं कि वो ऑलवेज रिलेटिव बेसिस पे अपना एलोकेशन को चेंज करते हैं। अब जापान मार्केट में बिकवाली हुई और यूएस में भी ये डेटा देखकर बिकवाली हुई, तो ऑटोमेटिकली उनको करेक्शन करना है। ये कंप्यूटर कर रहता है, ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोच समझ के नहीं कर रहा है, राइट। अब यूएस की मार्केट की आउटलुक के बेसिस पर अगर ये करेक्शन और भी 2-3 दिन चलते, तो हमारे मार्केट में भी 2-3 और वो बिकवाली हो सकती है। मगर अल्टीमेटली क्या है, मार्केट को भी ये चीज याद में आएगी, यूएस मार्केट की बात कर रहा हूं, कि अगर स्लो डाउन दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो और भी चांसेस रेट कट और ज्यादा होने की। अब के लिए मार्केट सितंबर में एक रेट कट को डिस्काउंट कर रहा है और 2 इस साल में। शायद अभी मार्केट 2 रेट कट को डिस्काउंट करेगा जैसे ही वो सामने डेटा आएगी। बिकॉज रेट कट का कारण क्या है, एक होता है इन्फ्लेशन से अगर आप संतुष्ट है ट्रेजेक्टरी, तो आप रेट कट की सोच रहे हैं, पर सेकेंड ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए भी रेट कट। और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो यूएस में है वो भी बहुत खास होगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये 2-3 दिन की शायद बहुत जबरदस्त भी बिकवाली हो सकती है, मगर 2-3 दिन के बाद ये सेटल डाउन हो जाएगी। और फिर वापस जब एक स्ट्रॉन्ग रेट कट का एक्सपेक्टेशन बिल्ड होता है, तो वो इक्विटीज के लिए पॉजिटिव है और मार्केट में बाउंस बैक होगी। अब इसमें 2 चीज है, उधर बाउंस बैक होगी तो रिलेटिवली वापस एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स यहाँ पे वापस आएंगे। बट क्या चीज है कि शायद वो उसी सेक्टर में जहाँ पे करेक्शन हुआ था, शायद उसी में वापस नहीं आएंगे, किसी और सेक्टर में जहाँ पे उनको और भी वैल्यूएशन की एडवांटेज दिख रही है। तो ओवरऑल मेरे लिए मार्केट की ओवरऑल बड़ा अच्छी होगी, मगर जो सेक्टर्स में अभी बिकवाली हुए यही सेक्टर्स वापस दौड़ेंगे, ये हम नहीं कह सकते। तो मेरे लिए कोई ये डरावट की चीज नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए ये ऐसे ही मौके आपको प्रॉफिट के लिए आते हैं। कोई अदर डेवलपमेंट नहीं है जो कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी को या इंडियन स्टोरी को। और एक बात आपने वैल्यूएशन की, ये कि 23-25 ये सब वैल्यूएशन अभी सितंबर एंड तक की इसका वैल्यू है, क्योंकि अक्टूबर महीने से मार्केट 2026 को डिस्काउंट करने लगेगी 1 ईयर फॉरवर्ड में। तो वो टाइम करेक्शन जो होता है, तो ऑटोमेटिकली आके आज की वैल्यूएशन आपका 30 21 या 21.5 में आसानी से सेटल डाउन हो सकता है। तो मेरे लिए मार्केट स्पेशली लार्ज कैप क्षेत्र में, बहुत ओवर वैल्यूड क्षेत्र नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप की बात अलग है, अलग बात करेंगे उसमें। मगर और आज की मेरी जो स्टेटमेंट है कि अल्गो ट्रेडिंग एफआईएस की बिकवाली थी, उसका आप मानना रख सकते हैं कि फर्स्ट बार मैंने देखा है कि लार्ज कैप का करेक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप से ज्यादा हुआ है। करेक्ट। नॉर्मली जब होता है करेक्शन तो लार्ज कैप थोड़ी गिरती है, तो मिडिल स्मॉल कैप लिक्विडिटी के कारण और ज्यादा गिरती है। आज ऐसा नहीं हुआ है, आज एक्चुअली मिडिल स्मॉल कैप में कम गिरावट हुआ है कंपेयर टू लार्ज कैप। यानी ये हेज फंड्स जो ओवरसीज के हैं उनकी खिलवाड़ की रिजल्ट है। जी सुनील जी, आपने इंटरेस्टिंग बात रखी यहाँ पे कि फेड की तरफ से इशारा आया कि सितंबर में एक कट हो सकता है। दुनिया में 3 बड़े देश हैं, उसमें 3 अलग अलग राय लेके रखे। जापान ने थोड़ा बढ़ा लिया, उनके यहाँ अलग मुश्किल है। यूके ने कट कर दिया और सितंबर में यहाँ कट होगी। पीएमआई का डेटा मैंने भी देखा, 46.5 आया था, लेकिन मतलब ये तो बहुत पहले से लग रहा था कि वहाँ पे दिक्कत आ रही है, जॉब मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। बट ऑल ऑफ सडन सबको एकदम लगने लगा कि रिसेशन में है मार्केट और मुश्किल आने वाली है, और बहुत शार्प रिएक्शन दे दिया। तो ये ऑल ऑफ सडन क्यों इतना ज़्यादा पैनिक किया? यूएस मार्केट ने बहुत पैनिक किया। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीज ऐसी है कि आई डोंट थिंक मार्केट इतना शार्प करेक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर रहा था, और उतना तक कि पूरे वर्ल्ड की पीएमआई को गिरा दिया बिलो इनटू कॉन्ट्रैक्शन मोड। आई थिंक ये थोड़ा शार्प मूव अनएक्सपेक्टेड था, मतलब एक जनरल स्लो डाउन की बात थी। सेकंड चीज ये है कि देखिए, ये साइकोलॉजिकल थिंग है कि अगर फेड रेट कट की बात करिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई, वो एक पॉजिटिव चीज है। मगर अगर फेड रेट कट कर रही है, करे ग्रोथ बहुत धीमी हो रही है, उसे बूस्ट करना है, तो वो नेगेटिव रीजन फॉर रेट कट होता है। तो ये साइकोलॉजिकली मार्केट खुश है जब तक कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, उसके कारण फेड ईज कर रही है, तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बढ़िया चीज है। मगर अगर ग्रोथ की स्लोडाउन के कारण रेट कट आ जाए, तो मार्केट भी सोच रही है क्या ये हमने पी के जो ग्रोथ के नंबर्स को डिस्काउंट कर लिया वो सही है, उसको डाउनवर्ड करेक्ट करना चाहिए। तो आई थिंक साइकोलॉजिकली द रीजन फॉर द रेट कट में ये बदलाव आ गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली 2-3 दिन में मार्केट सेटल होकर देखेगा कि एक्चुअली इसके बाद
उनकी एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट 3 से शायद 4 भी हो सकती है इस साल के अंदर। ओके। एक और बड़ी दिलचस्प हुई, यूएस में जो नंबर्स आ रहे हैं कंपनियों के रिजल्ट, अगर आप देखते हो तो मैं रोज सुबह ट्रैक करता हूँ, उसमें सबके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेटर आ रहे हैं, लेकिन सबकी आगे की कमेंट्री कमज़ोर है। एआई का भूत जैसे लग रहा है थोड़ा सा उतर रहा है, सबने बहुत पैसा लगाया है और वो पैसा उनको लगता है कि शायद रिटर्न आने में थोड़ा समय लगेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए उनकी कमेंट्री वीक है। उसकी वजह से आप देखिए एक एक स्टॉक में तगड़े रिएक्शन है। इंटेल जैसे स्टॉक पे 20% की कमजोरी एक एक दिन में हम लोग देख रहे हैं। तो और एक पॉइंट नीरज जी सुनील जी, जी, जापान की रेट कट के कारण, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द येन के कारण, अनवाइंडिंग ऑफ द कैरी ट्रेड, करेक्ट, वो भी एक कारण है ये सेलिंग का, क्योंकि जापान की लो इंटरेस्ट रेट से वो कैरी ट्रेड में आके बाकी मार्केट में पैसा घुसता है, तो वो एक अनवाइंडिंग और एक कारण ये करेक्शन था। सेकंड बात है कि आप याद रखिए, आपने जापानीज रेट हाइक की बात की, इंग्लैंड की रेट, सभी देश यूएस के अलावा, यूएस में खाली इन्फ्लेशन और ग्रोथ को लेकर रेट कट या रेट हाइक की बात होती है, बाकी वर्ल्ड की सभी बाकी कंट्रीज में इन्फ्लेशन, ग्रोथ और करेंसी, ये तीन को रेट कट के जरिए मैनेज करते हैं। तो वो एक चीज है जो एडिशनली बाकी देश में आती है कि जापान को भी अपना रिलेटिव करेंसी विद यूएस को मेंटेन करना है, उसके कारण भी रेट हाइक, क्योंकि एक्सपोर्टर्स सफर होंगे, तो वो बात भी थोड़ी हलचल मचा रही है। इंटरेस्टिंग है। दर्शकों को बता दें कि जापान में रेट बढ़ाए गए, वहाँ पे बहुत सालों बाद, 14 साल बाद करीब रेट में हाइक हुई है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सस्ता पैसा अगर कहीं मिलता है तो वहाँ से पैसा निकल के मार्केट्स में जाता है, तो उसको ये इन कैरी ट्रेड बोलते हैं। अब वो अनवाइंड हुआ, पैसे की कॉस्ट बढ़ गई तो उतना ज़्यादा ईजी फ्लो नहीं होगा, तो वो भी एक रीजन था। जापान का मार्केट लगातार रेट बढ़ने वाले दिन से कंटिन्यूसली गिर रहा है वो, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट बढ़ी, तो लिक्विडिटी का खेल पूरा होता मार्केट में। पंकज जी, मार्केट चक्रव्यूह में है ऐसा मेरे को लगा, तो मैंने टाइटल दिया अपने को। आपको लगता है चक्रव्यूह में है या नहीं, कोई सरपट रास्ते की तरफ है, खटाखट ऊपर? नीरज जी, मार्केट चक्रव्यूह में नहीं होता। यहाँ पर ट्रेडर, इन्वेस्टर, स्पेकुलेटर हर वक्त चक्रव्यूह में फंसा रहता है और फिर वो उससे कैसे निकलना है, कैसे जूझना है, आई थिंक दैट इज अ बेटर टर्मिनोलॉजी। और अभी तो रिसेंटली अगर आप देखें तो शायद ये भी विवाद चल रहा है कि चक्रव्यूह में 6 जने थे या 7 जने थे, शायद मैं हिंदी के इतिहास का इतना बड़ा विद्वान नहीं। 7 तो कैसे थे आप ये बताओ? 6 तो मैंने ही सुने थे, 7वां कौन है? हाँ, तो किसी दिन इस पे भी आप चर्चा कर सकते हैं, तो कुछ हिंदी विद्वान, साहित्य के विद्वान लाके। खैर, एनीवे दैट इज ऑन द लाइटर साइड, बट मेरे को लग रहा है कि अगर हम बात करें, क्या 25,000 पे मार्केट ओवर प्राइज्ड है, क्या 25,000 पे मार्केट इर्रेशनल है? मैं अभी बल्कि सोच रहा था कि इर्रेशनल का हिंदी विवाद क्या होता है, तो गूगल ने मुझे दिखाया तर्कहीन, तो शायद मुझे बहुत ठीक से नहीं समझ आया। बट एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, मेरे को लगता है मार्केट में मोमेंटम इंटैक्ट है। अगर मार्केट इर्रेशनल शॉर्ट टर्म पे है भी, तो हमने ये बहुत बार देखा है अपने कैरियर में, 25-26 साल के कैरियर में, कि मार्केट कैन रिमेन इर्रेशनल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपके पैसे खत्म हो सकते हैं, पर मार्केट कैन रिमेन एक्सटेंडेड एंड इर्रेशनल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और मेरे को अभी लग भी नहीं रहा कि मार्केट एक बबल स्टेज में पहुंच गया है या बहुत सुपर इर्रेशनल स्टेज में पहुंच गया है, या जिस इस टाइम 22 से जो 24 के पीई पे चल रहा है, कि वेदर दैट इज अ वेरी एक्सटेंडेड पीई, मेरे को नहीं लग रहा। But definitely what we have been telling our clients that कि मार्केट में इस चक्रव्यूह में एक सीरियस अवेयरनेस, अलर्टनेस आपको रहनी है विज़ कि कौन से सेक्टर्स अब नियर सैचुरेशन हो गए हैं या टेम्पररी सैचुरेशन हो गए हैं, दे हैव रीच्ड देयर एक मिडवे काइंड ऑफ पॉइंट, प्लेटू पहुंच गए और वहां से उतर के गाड़ी से दूसरे सेक्टर में चढ़ जाना चाहिए। जस्ट टू गिव अ व्यू पॉइंट without naming any stock, I would say something like जो डिफेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, काफी एक्सटेंडेड हो गए थे, 70, 80, 90, 100 पी पे हो गए थे, एंड एवरी मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स इसके अंदर इनबिल्ट हो गए थे। और यहां पर हमारे को लग रहा है कि शायद इस सेक्टर से पैसा थोड़ा मूव कर रहा है। एंड से समथिंग लाइक फार्मास्यूटिकल, बहुत हमारे को लगता है बहुत अच्छी जगह प्राइस पॉइंट पे आ गया, बहुत अच्छे रिजल्ट थ्रो कर रहे हैं,
और काफी सारा एक जो स्मार्ट मनी होता है कि इसकी तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है. दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, नथिंग कैन बी सेड ऑन अ वेरी डेफिनेट नोट. सो इन सब चीजों से सतर्क रहना चाहिए. मार्केट में अदरवाइज काफी लिक्विडिटी है, वो तो हम देख ही रहे हैं. रिटेल लिक्विडिटी काफी है, और अगर हम रिटेलर को देखें, काफी सारे अच्छे स्पीड ब्रेकर, काफी सारे आई वुड से, अगर बोर्ड का एग्जाम नहीं तो एक शॉर्ट टर्म एग्जाम्स काफी सारे रिटेलर पास कर चुके हैं, जो एग्जिट पोल के बाद हुआ या एग्जिट पोल के समय हुआ. जिस तरह के बीजेपी के नंबर्स आए उसके बाद मार्केट ने जिस तरह का रेजिलियंस दिखाया, जिस तरह हमारे को बजटरी में प्रोविजंस कैपिटल गेन को देख के मिले नेगेटिव प्रोविजंस, उसके बाद मार्केट ने रेजिलियंस दिखाया. सो आई थिंक मार्केट इज स्टिल ऑन. सो बहुत ज्यादा घबराने की चिंता नहीं है. आई थिंक जापान में जो इंटरेस्ट रेट हाइक आया, शायद जिस तरह के एक्सपेक्टेशन थी ग्लोबली, शायद उससे पहले आ गया, ये कुछ एक क्वार्टर्स पहले आ गया. तो ठीक है, ऐसा मार्केट में होता रहता है. एंड नॉट टू फॉरगेट कि नवंबर में यूएस इलेक्शंस हैं, और मेरे को नहीं लगता कि वहां की रेजीम कुछ भी ऐसा मेजर कदम उठाएगी या कि जिससे देयर कुड बी सम अपीवल्स इन द मार्केट. सो जियोपॉलिटिकल आई थिंक एक सीन है, जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं गल्फ में, वो एक थोड़ी चिंता की बात है. बट वो भी मार्केट अनलेस समथिंग सीरियसली मेजर हैपन्स, मेरे को नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज्यादा उसको चिंता की तरफ देगी. एंड मार्केट में कैसी एक्सपेक्टेशन आज से कुछ समय पहले तो काफी सीरियसली हो गई थी, अगर ट्रंप साहब आते हैं तो मे बी वी कुड सी एंड ऑफ वायलेंस इन रशियन साइड एंड गल्फ साइड रादर देन एक्सकलेशन इन दैट. बट अब जिस तरह के, अभी मैं आपके ही सिस्टर चैनल पे एक कमेंट्री देख रहा था दोपहर में, कि अब जिस तरह के वहां पर संकेत आ रहे हैं, आई थिंक इट्स अ क्लोज फाइट नाउ. बट एनीवे दैट इज गाइडेटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल. बट मेरे को नहीं लगता नेट शेल में कि मार्केट में बहुत सीरियस करेक्शन आएगी. 25,000 मेरे को लगता है एक पड़ाव था. पड़ाव पे हायर जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं, हवाएं थोड़ी तेज हो जाती हैं, थोड़ा सा रेजिलेंस दिखाती है, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम इस पड़ाव को पार करते हैं. डेफिनेटली प्लेयर्स बदल जाते हैं, थोड़े से सेक्टर्स बदल जाते हैं टेम्परली, बट आई थिंक मार्केट आगे की तरफ अग्रसर है. मार्केट आगे तो ये बिग पिक्चर हमारे दो मेहमान ही कह रहे हैं कि रोटेशन में थोड़ा बदलाव हो सकता है, कि कभी ये कभी वो, लेकिन कोई नीचे आने के संकेत नहीं है. तो अभी जब हम दोबारा वाले में आएंगे ना कि मुनाफा वसूली के संकेत, तो उस पर चर्चा करेंगे. लेकिन चार्टिस्ट के पास चलते हैं, सरवेन जी के पास. सरवेन जी, निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, क्या कह रहा है चार्ट में? नीरज जी, बहुत बहुत नमस्कार दोबारा से, और पूरे पैनल को बहुत बहुत नमस्कार, और जो दर्शक अब इसको देखेंगे उनको भी बहुत बहुत नमस्कार. आई थिंक वीकेंड आ रहा है, थोड़ा इस पे अच्छा रहता है कि जब आप गहरा मंथन करने की कोशिश करते हैं और थीमेटिक और या थॉट प्रोसेस बेस्ड जब डिस्कशन होते हैं तो और भी मजा आता है. देखिए, मेरा थॉट यहाँ है कि जो मैंने पहले से बोला था कि मार्केट को एक सिल्वर जुबली मनानी थी, शायद वो मन गई. और हमारे जो गुरु हैं एड साइकोटा जी, जो एक बड़े टर्टल है. अब देखिए, जब हम महाभारत की बात कर रहे थे तो मैं यहाँ देखता हूँ एकलव्य के जैसे सोचता हूँ कि भाई जहाँ बाहर वालों से हम लोग सीख सके, इनको मिले नहीं कभी, बट इनकी बुक्स पढ़ी, इनके थॉट्स पढ़े, तो इनका एक बहुत अच्छा थॉट है कि एक सोसाइटियल आहा प्रोसेस होता है जो मार्केट को ड्राइव करता है. विच मीन्स इनिशियली जब मार्केट चलता है थोड़े कम लोगों को समझ में आता है, फिर धीमे धीमे लोग आते जाते हैं, समझते जाते हैं, समझते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब सबको सब कुछ समझ चुका होता है कि बस बस अब सब सही है और सबको सब समझ गया होता है, उस दिन सारा टेंशन रिलीज हो जाता है और एक बड़े लैंडमार्क्स हो जाते हैं और हर आदमी रिलैक्स होता है. जब आप जैसे ही आप अपना गार्ड डाउन करते हैं, जैसे एक सोसाइटियल आहा प्रोसेस का एक क्लाइमैक्स होता है और अपना गार्ड डाउन आप करते हैं, वहीं से निराशाएं या एक्सीडेंट्स छोटे मोटे जो होने हैं वहीं से आते हैं. तो इतिहास के पीछे के आप जब भी पन्ने पलट के देखेंगे तो बड़े करेक्शन हमेशा सरप्राइजिंग रहे हैं, चाहे वो 2008 हो, एकदम से आ गया, जब तक लोग समझा तब तक आ गया, या कोविड, इनिशियली किसी को कोविड में किसी ने सोचा भी नहीं, मार्केट बहुत फास्ट आ गया. तो मार्केट कभी कभी ऐसी सरप्राइज दे जाता है जब कंसेंसस पूरा एक तरफ होता है, और मुझे लग रहा है कि भाई फिलहाल तो रिटेल का कंसेंसस पूरा एक ही तरफ है. तो इस साल के जो बेस्ट केस टारगेट्स मुझे लगे थे, कभी 22,500 पे भी गई, चलिए ठीक है, आप एक 8-10% की जगह हो सकती है इस साल में बाजार में, उतना ही बाजार में रिटर्न आने वाला है, उसी के तकरीबन 7-8% में 7% में एफडी में भी कमा लूंगा, तो आप थोड़ा ड्राई पाउडर लेके चलेंगे. सो थॉट यही था कि इस साल के मेरे बेस्ट केस टारगेट्स भी जो मैंने सोचे थे सिल्वर जुबली वाले, वो भी आ गए. तो मेरे लिए तो आई थिंक वो, मुझे ऐसा लग भी रहा लोगों से बात करके कि वो सोसाइटियल आहा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है. और जब आप मेरा निफ्टी का चार्ट देखते हैं, इसी चार्ट को हमने साल के पहले में भी दिखाया था, अभी भी आप उन्हीं दायरों में हैं. खाली ये जो रेड लाइन है, जो सप्लाई लाइन है, या जो जो सप्लाई की जहां पे सेलिंग हो रही है, जहां बार बार थोड़े से बाजार अटक रहा है, उन एरियाज के आसपास आप देख रहे हैं कि वो, क्योंकि हल्का सा स्लोपिंग है इसलिए उसमें वो पॉइंट्स एड अप हो गए, बट अल्टीमेटली आप हैं उन्हीं के आसपास ही कहीं. चाहे 2008 वाली लाइंस ले लें, उनसे थोड़ा आप ऊपर हैं, बट ये मैंने थोड़ा सा रीड्रॉ किया है क्रिएटिव फ्रीडम लेके, तो आपको दिख रहा है कि अभी भी आप उन दायरों में हैं, लाल लाइन पे, और नीचे की जो ग्रीन लाइन है
वो भी इंपॉर्टेंट है, जो ब्लू लाइन है वो भी इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन एरोज आपको दिखा रहे हैं कि रिवॉर्ड कहाँ पे मिल सकता है और रिस्क कहाँ पे। तो ये मेरी चार्ट एकदम सिंपली बना के दिया है, लोग समझ लें कि आप एक रिस्की एरिया में हैं। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता ऊपर में, अब और नए समीकरण मुझे नहीं लगता कि यहाँ बनेंगे, और रिवॉर्ड अच्छे मिलने हैं तो फिर देखिए वो लाइन काफी नीचे है। उनके स्तर की अगर बात करेंगे तो लोग फिर सब लोग बुरा मान जाते हैं, बट फैक्ट है कि हम वी रिमेन ट्रू टू द सब्जेक्ट। ये रेंज बनी है, इसको हम देख रहे हैं, तो तकरीबन 25,000 से 15,000 की ये रेंज है मोटा मोटी मेरे हिसाब से। तो आप रेंज के अपर एंड पे हैं, बीच का पार्ट कहीं 20,000 पे आएगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो कहीं 15,000 के आसपास आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इमीडिएटली वहां पहुंच जाएंगे, बट रिस्क है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ अब यहाँ से नया, तो आई थिंक रिस्क है। और कारण यही बोल रहा हूँ कि निफ्टी के 80% यूनिवर्स निफ्टी का अब निफ्टी के साथ नहीं है। निफ्टी ने जो लास्ट 3-4 नए हाई मारे, उसमें धीमे धीमे स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन खत्म हो गया, विच मींस निफ्टी के हर न्यू हाई में निफ्टी 50 के अंदर से कम और स्टॉक, पहले 20 स्टॉक ने नया हाई मारा निफ्टी के साथ, फिर 10 हो गए, फिर 5 हो गए, समथिंग लाइक दैट। सो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 35 से 40 स्टॉक निफ्टी के साथ छोड़ चुके हैं। निफ्टी के नए हाईज में नया हाई नहीं मार रहे हैं। ये अपने आप में एक वीकनेस का संकेत है, और मैं उसको बहुत गौर से देख रहा हूं। सरवेन जी मेरी बात सुनो, चार्ट लेके आइए स्क्रीन पे वापस। देखिए हमारे मार्केट में दो तरह के लोग हैं, एक फंडामेंटल वाले, एक चार्ट वाले जी। दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। चार्ट वाले अपनी दुनिया में रहते हैं भाई, उनका अपना डेटा है। अब मुझे ये समझाओ, आपकी जो दो लाल एरो हैं ऊपर वाले जी, उनके बीच में ऐसे जिगजैग लाइन चल रही है ना जी जी, तो जी। ऐसी ही जिगजैग लाइन तो और आगे तक चलती जा सकती है बिना लाल वाली लाइन को तोड़े हुए। जी जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। अभी वही बात हुई थी कि मार्केट कैन रिमेन इररेशनल फॉर सम मोर टाइम, तो इसमें और 500-700 पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से, बट मेरा थॉट यही है कि आप जब जितना उसके पास पहुंचेंगे वहां से रिस्क ज्यादा। देखिए रिवॉर्ड यहाँ से 500,000 पॉइंट और हो सकता है, लेकिन आप नीचे देखिए गड्ढा कहाँ तक है, 20,000 और फिर 15,000। मतलब अगर आप मीन तक जाएंगे तो 20,000, और मीन के नीचे गए 1 सिग्मा 2 सिग्मा नीचे गए तो आप 15,000 जाएंगे। तो 1000 पॉइंट कमाने के लिए आप टेबल पे 10,000 पॉइंट थोड़ा रखेंगे सर, हम रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर्स हैं। 1000 पॉइंट कमाने के लिए टेबल पे मैं 10,000 पॉइंट की बेट नहीं, मतलब 10,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस में नहीं रख सकता, या 5,000 का भी नहीं रख सकता, 2,000 का भी नहीं रख सकता। अरे लेकिन लोग कह रहे हैं जब 20,000 का था तब भी लोग यही कहते थे, जब 20,000 का निफ्टी था लोग तब भी कहते थे यही, अब 25,000 का आ गया, तो डर लोगों का नहीं है। देखिए ठीक है, मैं ये तो 20,000 से 25,000 पे रिस्क तो डेफिनेटली बढ़ गया है। हाँ, रिस्क तो बढ़ रहा है। अच्छा एक चीज और, ये जो लाल वाली लाइन है, अरे चार्ट रखो भाई, आप पहले चार्ट मत हटाओ, दर्शक वही समझना चाहते हैं जी। इस लाल वाली लाइन को तोड़ने के लिए जी क्या चाहिए आपको, बताओ। इसको आई थिंक 25,200 के ऊपर जाके टिकना पड़ेगा, जो मैंने शोज में बोला है 25,200 25,250 के ऊपर जाके डिसाइसिवली टिक के फिर लाइन के नीचे ना आए। जा रहा है, इस बार भी गया, इंट्राडे में 50 60 70 पॉइंट गया होगा ऊपर शायद, बट वो बार बार नीचे आके बंद कर रहा है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम है कि इस लाइन के ऊपर जाके बंद करके फिर नीचे नहीं आना चाहिए और फिर भागते रहना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि 2-2,5-3,000 पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो अगर जब तक 18 सितंबर को फेड रेट काट देता है जी, अब यहाँ से कितना ज्यादा 1.5 महीना जी, क्या है संभावना है कि लाल लाइन को बिल्कुल तोड़ के चिथड़ा कर दे, ऊपर चला जाए? नहीं, संभावना देखिए 5-10% हमेशा रहती है। देखिए एज अ टेक्निकल ट्रेडर हम कभी 100% नहीं बोलते हैं, 5-10% हर चीज की संभावना है, इसके लिए स्टॉप लॉस भी है। तो अगर आप मैं यहाँ से भी अगर कोई किसी को व्यू दूंगा तो मैं जरूर उसको बोलूंगा कि भाई आप एक स्टॉप लॉस भी लगाओ, 500 पॉइंट 400 पॉइंट 600 पॉइंट जो भी है, डिपेंडिंग ऑन क्या रिस्क रिवॉर्ड निकल रहा है। या 1000 पॉइंट भी अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया 4% का, तो अगर आप क्या 8% कमाने की सोच रहे हो, 2-2,500 पॉइंट कमाने की अगर आप सोच रहे हो, तो आप 1000 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका वो व्यू बने। बट जो मैंने की पैरामीटर्स दिए कि निफ्टी के तकरीबन 70-75% यूनिवर्स निफ्टी का साथ छोड़ चुका है, वो एक वीकनेस का संकेत है उससे। और मोमेंटम इंडिकेटर्स ने भी साथ छोड़ा है, नए हाईज के बाद मोमेंटम थोड़ा डिके हो रहा है, नए हाईज नहीं बन रहे हैं तो नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बन रहे हैं। इन सब के मद्देनजर मैं कह रहा हूँ रिस्क बढ़ गया है, मैं ये कह रहा हूँ। और मैं खुद एक्चुअली जनवरी के बाद हमें लगा था कि 22,500 और बेस्ट केस सिल्वर जुबली वो मन गई, और लास्ट 15-20 दिन लास्ट एक महीना तेजी भी कर ली, उसमें भी जो टारगेट सोचे थे वो भी आ गए। तो अब लगता है मेरे तो इस साल के पेट पूरे भर चुके हैं और टारगेट सारे आ चुके हैं, तो नए रिस्क के समीकरण जैसे मैंने बोला बन नहीं रहे ऑनेस्टली। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ सर, आप ही अरे जवाब तो आप लोगों ने देना है। ठीक है, सरवेन जी ने एक बढ़िया एनालिसिस किया। हाँ नहीं, मैं भी चार्ट लगा, रिस्क रिवार्ड बनिए, चार्ट बीच में रखिए, हम लोगों को आप कैसे भी दिखाओ लेकिन चार्ट बीच में रखो जी। अब इसमें दो सर थ्योरी है, सरवेन जी कह रहे हैं कि रिस्क रिवार्ड बढ़ रहा है, ये दिख रहा है चार्ट में कि रिस्क बढ़ रहा है रिवार्ड के सामने, इसमें कोई शक नहीं। और इवन
एक थ्योरी ये भी मैं लेके चल सकता हूँ कि मान लो रेट कट हो गया यूएस में और खबर आ चुकी है, तो सेल ऑन न्यूज़ भी हो सकता है, भाई सबको डिस्काउंट कर लिया आप क्यों। तो सर्वेश जी की बात वहाँ सही हो सकती है। लेकिन आप बताइए सर, ये जो चार्ट दिख रहा है ये क्या कह रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें, बताइए सर। नहीं, मैं चार्ट के बारे में एक बात कि वो लाल लाइन को थोड़ा पीछे एक्सटेंड करेंगे, हाँ तो एक पीक है जो लाल लाइन के ऊपर है, क्यों ना मार्केट अब उसको भी छू सकती है ना। हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल। रोक दिया वो लाइन को एक पॉइंट पर, उसको पीछे लेके जाएंगे तो एक पीक दिख रहा है, 2 लाल लाइन से भी ऊपर है, तो वो सरवेश पीक जी वापस आ वो सकती लाइन है। का, सुब्रमण्यम सर, वो लाइन का एक रीजन है क्योंकि मैं अगला जो गोल्ड का चार्ट दिखाऊंगा उसके रेफरेंस पॉइंट सेम है। 2010 के अच्छा हाईज अच्छा, के सारे हाईज जोड़े हुए हैं मैंने। जब आप गोल्ड का हाँ चार्ट देखेंगे तो वो रिलेटिव कंपैरिजन आपको दिखेगा कि गोल्ड उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके डिसाइसिवली खड़ा है, और वही ब्रेकआउट मुझे हाँ, निफ्टी में चाहिए वापस बुलिश होने के लिए। तो नेक्स्ट चार्ट में वो चीज अच्छा समझ अच्छा, में आएगी। जी ठीक है जी ठीक है, ओके, वो भी जी। दिखाइए जरा। हाँ, तो ये नहीं इसमें एक और चक्कर है इसमें सर, कि वो जो लाल के ऊपर वाली लाइन दिख रही है वो थोड़ी सी ऊपर है, मतलब 500 पॉइंट समझ लो, ऐसा है ना समझ जी, 500 पॉइंट, उसके बाद बहुत जोर का झटका नीचे की तरफ है। जी जी, किस किस किया है ये लाइन कई बार बीच में किस, देखिए इसमें आप इस चार्ट पे आपको उतनी बढ़िया नहीं दिखेगी। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट आज नहीं है हमारे पास, बट पुराना अगर आप चार्ट पुल अप कर सके हाँ, तो बैंक निफ्टी उस लाइन को 17-18 बार किस करके बार बार गिरा है। तो मैं तो उसी फ्लो के साथ जाऊंगा कि जब तक ब्रेकआउट नहीं हो रहा तब हाँ, तक उस लाइन पे बेचो। नीचे आपको 500, 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1500 पॉइंट जो भी है, हर बार कुछ ना कुछ कमाने को मिलेगा। और 17-18 ट्रेड अगर आपके सही चले गए और आपने 1000 पॉइंट भी कमा लिया, तो बैंक निफ्टी में आपने 18,000 पॉइंट कमा लिए लास्ट ओके। 7-8 सालों में इस ट्रेडिंग पर करके ही खाली। पंकज जी की एक राय थे। पंकज जी, चार्ट देख के कुछ आपको चिंता हो रही है? देखो नीरज जी, मैं बहुत बड़ा चार्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, शायद हमारी कंपनी के जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो ज्यादा इस पे अच्छी तरह डिबेट कर पाएंगे। बट एक चीज मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, या ऑब्जर्व इन द सेंस ऑब्जर्व कर सकता हूँ, या जो मैं लोगों से बात करता हूँ या अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों से भी बात करता हूँ, हर एक का एक व्यू लेके ही हम अपने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस टाइम थोड़ा सा आई वुड से हायर ट्रेजेक्ट्री पे है, जहां पर ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस आई थिंक रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा रिवार्ड के संदर्भ में कम हैगा। तो उसका हम ये एक समीकरण देते हैं अपने क्लाइंट्स को। डेफिनेटली इस तरह का मार्केट नहीं है कि जहां पर हम मेजर अपने प्रॉफिट्स बुक करके वी सिट ऑन द साइड्स, वी कीप द मनी इन फॉर्म ऑफ कैश इन द बैंक। आई थिंक उस तरह का मार्केट नहीं है। उसका ये है कि मे बी 1/3 ऑफ द मनी या 1/4 ऑफ द मनी जहां पर बहुत सीरियस एक्सटेंडेड प्रॉफिट्स बन चुके हैं, डेफिनेटली दैट प्रॉफिट कैन बी बुक्ड, दैट मनी मे बी सेट असाइड, थोड़े समय के लिए साइड में रख सकते हैं। या जैसा मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि कुछ पॉकेट्स ऑफ रेजिलियंस हमारे को अभी भी स्ट्रेंथ में लग रही हैं, कुछ स्टॉक्स या कुछ सेक्टर्स हमारे को अभी भी काफी पावरफुल लग रहे हैं, जो हमारा मानना है कि यहां से भी बड़े सीरियस आउट परफॉर्मिंग रिटर्न्स दे सकते हैं, और कुछ पॉकेट्स हमारे को लग रहा है कि नियर सैचुरेशन लेवल पे आ गई हैं। सो उस चीजों का एक समीकरण देख के चले तो मेरे को लगता है कि मार्केट बहुत सुपरली रिस्क काइंड ऑफ फेज में नहीं है, और बहुत ज्यादा रिस्क ऑफ ट्रेजेक्ट्री में या रिस्क ऑफ माइंड में अभी नहीं जाना चाहिए। एंड आई थिंक वी हैव मोर टू गो। अब वो मोर टू गो कितना है, कितने समय के लिए है, दैट इज द एरिया ऑफ डिबेट। बट अगर हम जैसे कहते हैं कि इफ वी टॉक इन पॉकेट्स ऑफ 3 months, 6 months, 9 months काइंड ऑफ थिंग, अगर हम अगली 3 से 5 साल की पॉकेट में भी ना बात करें, मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम अगले 3 से 6 महीने आई डोंट एक्सपेक्ट any serious sell off in the market unless something very dramatic happens in the geopolitical scenario, जो आप और मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिसके हम आप और हम विजन नहीं रख सकते। सो आई एम नॉट इन अ कैंप कि जहां पर मेरे को लगता है कि 25,000 एक ऐसा पड़ाव है जहां पर गाड़ी आके बहुत सीरियसली रुक गई है और वह बार बार दस्तक देके नीचे आएगी। मेरे को ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, सेक्टर्स में चेंज, सेक्टर्स में रोटेट, बट मेरे को लगता है कि जल्द ही। अच्छा रुको, मैं बताता हूँ कि मार्केट में क्या खतरे हो सकते हैं, क्या संकेत हो सकते हैं। मैं दो चीज़ें मिक्स करके आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर आप सारे लोग उसका जवाब दीजिएगा। बीच में फिर अभी दो और चार्ट आप लोगों को दिखवाऊंगा। जैसे अब मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्रिगर है कि सितंबर में रेट कट आएगा 25 बेसिस पॉइंट। कुछ लोग कह रहे हैं इस साल 3 कट भी आ सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 2 बहुत है, मतलब जो भी है, लेकिन रेट कट की ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी, फिर वो रुकती नहीं है, वो चलती जाती है, और लगातार 3 बैठकें इस साल 24 में है। क्या मुनाफा वसूली करना चाहिए मार्केट में? इसके पक्ष में भी तर्क है और विपक्ष में भी। पक्ष में तर्क क्या है कि ग्लोबल मार्केट में अब एक थकावट दिख रही है, वो चाहे यूएस का मार्केट हो,
चाहे इंडिया का मार्केट हो, चाइना तो खैर बहुत बुरी हालत में ही है, इवन यूरोपियन मार्केट में आप देखिए तो एक आपको थकावट दिखेगी। अर्निंग सीजन यूएस का तो बिल्कुल फॉरवर्ड लुकिंग अच्छा नहीं दिख रहा, वो लोग गाइडेंस कम कर रहे हैं। इंडिया का भी बहुत अच्छा नहीं गया इस बार का, आप देखो रिजल्ट सीजन तो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता जैसा Q4 में था। Q1 का रिजल्ट थोड़ा मिक्स टाइप का है, किसी के ठीक है किसी के कमज़ोर है। तीसरा जो खाड़ी देशों में तनाव चल रहा है ज़बरदस्त, वो इज़राइल और ईरान और हमास, इन सब के बीच में बहुत तनाव है। और भारतीय बाज़ारों में अभी कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाया गया है, ट्रेडिंग में टैक्स बढ़ाया गया है। भूल गए लोग, मतलब जिस दिन बढ़ा उसके अगले 2 दिन बाद ऐसा मार्केट खींच के रखा कि जैसे चैलेंज कर दिया हो कि आप बढ़ाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे पॉइंट इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपके पास रीज़न है, आपके पास लॉजिक है यहाँ पे, लेकिन इन सब के फिर एंटीथेसिस भी हैं। तो मेरा सवाल यही है कि मुनाफा वसूली के संकेत मौजूद है, फैक्चुअल हैं, क्या होगी कि नहीं होगी, ये मेरा सवाल है, क्योंकि इन सब के एंटी है। क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग आप ये कह सकते हो कि जब पैसा एक बार आना शुरू होगा रेट कट होने के बाद तो फिर बहुत मैसिव आएगा, लिक्विडिटी ऑलरेडी अपनी बनी हुई है। तो सुनील सर, मेरा इसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन ये है कि एसआईपी तो रुक नहीं रही है, बढ़ती जा रही, पैसा लोग खुद डालते जा रहे हैं। एफआई अब बेचें तब भी मार्केट नहीं गिरता है, अब तो खैर वो थोड़ा थोड़ा बाई भी करते हैं। तो ये जो मुनाफा वसूली कारण दिख रहे हैं, इसमें आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? मैं कहूँगा कि हाँ और ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए, बट ये नहीं कि आपको मार्केट से हटना है। आपको उस प्रॉफिट को रीडिप्लॉय करना है जिन सेक्टरों में अब तक उतना बढ़त नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाले दिन में मैं मोर ब्रॉड बेस्ड एक रैली देख रहा हूँ। अब की बहुत पोलराइज्ड रैली रही है। जो भी कहे, अभी कहा था आपको अमित जी ने भी कि डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, गिने चुने क्षेत्र में ही आपको बढ़त दिखा था। और इसका मेन कारण ये भी है कि बहुत सी म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड ही मेन उधर ड्राइवर्स होते हैं एक तरफ, क्योंकि उन्होंने देखा तो मैन्युफैक्चरिंग फंड, एनर्जी फंड, डिफेंस फंड, ये तरह के सेक्टरल फंड्स में ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया है, 30-40 हजार करोड़। अब वो सेक्टर स्पेसिफिक है, इसलिए वो वहां पे डलवा गए हैं, तो इसलिए वहां पे बढ़त है। अभी आने वाले दिन में और ज्यादा पैसा उधर आएगा नहीं हो सकता है। तो भले ही करेक्शन हो या ना हो, फर्दर गेन्स डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा रिलेटेड में उसी तेजी से नहीं होगा जितना पिछले साल 1.5 साल में हुआ है। तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 10-20-30% आपका प्रॉफिट को आप मार्केट से कंप्लीटली निकालिए, और कुछ ख्वाहिशें वाली चीज, बीवी को नवला का हार, या जो छुट्टी पे जाने जा रहे थे आप क्रूज में जाना चाह रहे, उसमें आप कीजिए ताकि महसूस कीजिए वो प्रॉफिट को, और बाकी 70-80% को अब वापस रीडिप्लॉय कीजिए जहां पे अब तक उतना उछाल नहीं हुआ है और जो आने वाले दिन में अच्छी। अभी क्या है वहां पर, एक चीज मैं कहूंगा कि अभी देखिए प्राइवेट कैपेक्स में थोड़ी ग्रीन शूट्स दिख रही है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो आने वाले दिन में अगर प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स भी शुरू हुआ तो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक उसको फाइनेंस करेगी। तो बैंकिंग अभी तक उतनी चली नहीं है। सेम टाइम कंजम्पशन के K-shaped रिकवरी के कारण कुछ गिने चुने कंजम्पशन, हाई एंड कंजम्पशन ही चला है। बॉटम ऑफ द पिरामिड, अभी 2 व्हीलर में आपने थोड़ा बढ़त देखा, रूरल की खबर अच्छी आ रही है, तो बॉटम ऑफ द पिरामिड, तो उस तरह की डिस्क्रिशनरी आइटम्स में भी तो एक रीडेप्लॉयमेंट मैं कहूंगा उसका वक्त है, नंबर 1। और नंबर 2 कारण क्या है इसका कि आप F&O की बात भी आपने आज के जो प्रश्न में उसमें डाला था, वहीं पे आते हैं कि कितने सख्त कार्रवाई सभी कर रही है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कुछ असर नहीं होगा। अभी 20 लाख तक मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को बढ़ा दिया, और उसके ऊपर आपने टैक्स भी डबल कर दिया ऑलमोस्ट ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में। और तो रिटेल ट्रेडर के ऊपर थोड़ा तो असर आएगा, तो रिटेल कहाँ पे होता है, जहां पे वो स्टॉक्स में ट्रेडिंग अलाउड होती है, तो उन स्टॉक्स में से आप अब बाहर हटिए जिसमें ज्यादा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक ये हो रहा था। ऑब्वियसली वहां पे थोड़ी ये वाला टॉपिक में सुनील सर, ये वाला टॉपिक अभी लेके आते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मुझे एक सवाल आपसे ये जानना है कि आपको जियोपॉलिटिकल रिस्क ज्यादा बड़ा एक चैलेंज लगता है इस वक्त मार्केट के लिए? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि हर बार ये क्या है ना, ईरान वर्सेस इजराइल में अटैक के कारण आपने देखा है, रशिया यूक्रेन वॉर इतना बड़ा क्राइसिस था,
उसकी का असर मार्केट इजीली ऑब्जर्व कर दिया। ये क्या होगा कि कुछ देर के लिए ऑयल थोड़ा बढ़ेगा तो जो हेज फंड्स ऑयल के ऊपर करते हैं वहां पे थोड़ा इफेक्ट आएगा, मगर लॉन्गर टर्म में ये कोई मेरे को बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन में नहीं कहूंगा, बिकॉज अभी भी ऑयल के बारे में एक तरफ ये टेंशन के कारण ऑयल के दाम बढ़ने की एक एक्सपेक्टेशन है, मगर एट द सेम टाइम ओपेक की मीटिंग में ये प्रोडक्शन कट के बारे में ईज करने की बात कर रहे हैं। तो ऑयल का भी मैं बहुत एक 80 के ऊपर 90 के ऊपर नहीं, तो मेन रिस्क इंडिया के लिए ऑयल के दाम में जियोपॉलिटिकल के कारण अगर तेल का दाम 90-100 ऐसे पर होता है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी रिस्क है। पिछली बार भी हुआ है ऐसा, मगर इस बार मैं नहीं देख रहा हूं कि ये जियोपॉलिटिकल के कारण वो हो सकता है। क्रूड का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है चाइना, उसका फर्स्ट 6 मंथ में जनवरी से जून तक के बीच में 11% इंपोर्ट कम हुआ है। इस तरह से डिमांड वहां पे सप्रेस हुई है और यूएस की सप्लाई बढ़ी है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वो है और वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं तो वो चाहते हैं कि प्राइस नीचे रहे, इसलिए वहाँ सप्लाई बढ़ी है। तो बावजूद इसके कि प्रोडक्शन कट चल रहा है 1 मिलियन का, उसके बावजूद प्राइस ऊपर नहीं जा रहे हैं। इवन ब्रेंट 80 के नीचे बार बार आ जाता है, जबकि तनाव बहुत ज़्यादा है खाड़ी में। क्रूड का चार्ट भी लेकिन कोई कहानी कह रहा है। सरवेन जी, सर आप ना स्पीड गवर्नर बन गए आज। जितना हम लोग टेम्पो बनाते हैं आप जाके उसमें गवर्नर लगा देते हैं। अभी क्रूड के चार्ट में बताइए क्या होने वाला है। नहीं सर, टेम्पो की तो बात नहीं। देखिए टेम्पो जो बनाए, बट क्रूड तो देखिए आप गवाह इस बात के कि लास्ट 18 महीने से हम बोल रहे हैं कि भाई 70-72 के नीचे जाएगा नहीं और 95-100 के टारगेट्स रहेंगे। WTI के लिए 95 और ब्रेंट के लिए 100। तो 3-4 ट्रेड तो उस जोन के ऑलरेडी हो चुके हैं और ये ट्रेड वापस वहीं से मैच्योर हो रहा है। तो मुझे अभी भी वही लगता है कि 70-72 के जब तक नीचे नहीं जाता तब तक रिस्क वही है कि क्रूड 95-100 जाएगा। और मैं ये भी बोल चुका हूँ कि एज अ डेविल्स एडवोकेट कि भाई देखिए यही एक एसेट क्लास है बड़े में, ब्रेंट मतलब क्रूड और सिल्वर, 2 एसेट क्लासेस ऐसे हैं अभी भी जो अपने 2008 के हाई से ऊपर नहीं गए हैं। तो क्रूड के लिए वो हाई तकरीबन 145 था और हमारे लिए यहाँ पे जो है सिल्वर के लिए वो हाई तकरीबन 50 के पास था। तो आई थिंक इन दोनों में कैचअप पेंडिंग है। ब्रेंट और क्रूड के ओवरऑल चार्ट्स में बहुत बढ़िया एक बुलिश कंसोलिडेशन बन रहा है, जिसका मुझे लगता है कि 70-80% चांस ये है कि पैटर्न ऊपर रिजॉल्व होगा और इसका ब्रेकआउट आएगा तो बहुत फास्ट आएगा। तो क्रूड डेफिनेटली एक कंसर्न हो सकता है और मैं मेंटेन करूंगा कि जब तक 68 के नीचे बंद नहीं करता ब्रेंट, तब तक मुझे लगता है कि 95-100 ब्रेंट में आएंगे और 100 का ब्रेक के बाद तो फिर मोमेंटम और भी जोर से पकड़ सकता है। तो वो रिस्क मुझे लगता है मार्केट के लिए है और मुझे लग रहा है कि 2008 में भी तकरीबन कुछ ऐसा ही एक टेम्पलेट प्ले आउट हुआ था सेकेंड हाफ में, जब क्रूड भागा था और बाजार गिरना शुरू हुआ था और फिर क्रूड ने भागना शुरू किया तो बाजार और गिरा उसके बाद। अभी आपने 50-50 बता दिया, किस साइड में आपका ज्यादा झुकाव है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ये पैटर्न 70-80% टाइम्स ऊपर ब्रेकआउट करता है। ये वाला पैटर्न क्या बोलते हैं इसको? जी, पैटर्न का नाम क्या है सर? एक बुलिश ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन है, बुलिश लग रहा है मुझे मेरे डेटा रीडिंग्स के हिसाब से। मुझे लग रहा है इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा। अच्छा, गोल्ड में क्या चल रहा है उसी से हम सिल्वर भी समझ लेते हैं। गोल्ड में दिखाइए, गोल्ड का चार्ट, उसमें कुछ है जी, क्योंकि वो भी एक अलग कहानी चल रही है। गोल्ड तो बहुत बड़ी कहानी बोल रहा है सर। यही जो अभी सुब्रमण्यम जी पूछ रहे थे कि निफ्टी का मैंने लाइन वहां से क्यों बनाया, इट इज कंपेरेबल। पहला स्टार्टिंग पॉइंट इस लाइन का भी 2009-2010 से 10-11 वाले टॉप पे है और सब्सिक्वेंट सारे इंपॉर्टेंट लेवल 17-18 के, 19-20 के, ये सारे गोल्ड के इस लाइन पे देखिए। तो गोल्ड 2150 का ब्रेकआउट करके डिसाइसिवली लास्ट 2.5-3 महीने से उसके पास नहीं जा रहा, जो कि निफ्टी बार बार फेल हो जा रहा है। तो अगर निफ्टी भी वैसा कुछ कर ले कि इस रेड लाइन को ब्रेकआउट कर ले और 2 महीना उसके आसपास भी नहीं आए, तो मैं बोलूंगा कि 3-4 हजार पॉइंट की तेजी निफ्टी में बनती है। बट जब तक वो समीकरण नहीं बनता तब तक मुझे लगता है कि रिस्क निफ्टी का नीचे का है। और गोल्ड क्योंकि वो ब्रेकआउट कर चुका है, सेकेंड हाफ ऑफ 2008 वाज सिमिलर, क्रूड एंड गोल्ड स्टार्टेड टू रैली, बाजार गिरा हुआ और गिर गया। तो मुझे वही लग रहा है कि गोल्ड ने जिस तरह से करवट बदली है भागने के लिए, ये और मिला के क्रूड का चार्ट, मुझे समीकरण कुछ बहुत अच्छे बनते नहीं दिख रहे ऑनेस्टली। तो मैं बुरा बन के भी सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझे समझ में आ रहा है। मेरा सच है वो, जरूरी नहीं कि आपका हो। अरे बुरा इसमें थोड़ी कोई बनता है। पैसा बनाना, गोल्ड खरीद लेंगे भाई, इक्विटी छोड़ो, पैसा कमाना ही वहाँ गोल्ड करना। सर गोल्ड तो आपके पर एक सवाल है मेरा। हाँ सर, $1200 से और फिर $1500 से भी रिट्रेट कर रहे हैं 3 साल से कि अगला 3 साल गोल्ड सिल्वर का ही है। और उसमें से 2 साल निकल गए, 1 साल बाकी है। गोल्ड विल बी अराउंड $3000 बाय दिवाली। $3000 दिवाली तक। सर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सुनील जी, बोलिए सर। हाँ, मेरा क्या है कि क्रूड और गोल्ड नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं ना, बिकॉज जब क्रूड गिरता है तो डॉलर स्ट्रेंथन होता है
और ये होती है, और वो इक्विटीज के लिए नेगेटिव है। तो वेरएस गोल्ड वीक डॉलर के साथ संबंधित है। तो आप गोल्ड के बारे में ब्रेकआउट करें, मैं उससे समर्थन हूं बिकॉज वीक डॉलर इक्वल टू स्ट्रांग गोल्ड। बट क्रूड का ऑपोजिट होता है ना, तो ये मेरे को आप गोल्ड और क्रूड को दोनों बुलिश में दिखा रहे हैं, ये मेरे लिए थोड़ी एक दिक्कत वाली बात है। सर इसमें क्रूड का खेल खाली 3 महीने का है। 3 महीने में समीकरण बिगाड़ के वो बाजार के साथ ठंडा हो जाएगा, लेकिन गोल्ड चलता रहेगा। ये थॉट है। क्रूड का समीकरण खाली 2-3 महीने का है। गोल्ड इज अ लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, इट विल रैली फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। 2-3 साल गोल्ड में और तेजी बाकी है मेरे हिसाब से। ओके, तो गोल्ड में आप करो $3000 दिवाली तक, इसको रुपए में कितना बनेगा भारत में? सर देखिए, मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे हम जो मुझे टिकर दिख रहा है 2500 के आसपास चल रहे हैं, तो 500 पॉइंट और 20% अगर डॉलर में चलेगा तो अपना भी तकरीबन 20% के आसपास रिटर्न आना चाहिए। अभी 70,000 के आसपास चल रहा है ड्यूटी कट के बाद। जी, बट ये ध्यान रखें कि पहले से बहुत चला हुआ है, तो आप उतनी बड़ी पोजीशन अब नहीं ले सकते 2500 पे, जो आप 2000 पे 2100 पे ले सकते थे ब्रेकआउट पे। तो संभाल के ट्रेड करें और अपने अपने स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक थीमेटिक डिस्कशन है। ओके, नहीं रिकमेंडेशन या कुछ भी नहीं है। तो ये अच्छा, इसमें एक मैं 2 सेंट अपने डाल दूं इसमें। सोनी सर, आपने जो क्रूड वाली बात कही ना, उसमें थोड़ा सा एक चेंज ये है कि क्रूड जो है ना, वो पॉलिटिकल कमोडिटी सर, उसको डॉलर से कोई लेना देना नहीं है। वो तो तय होता है कि एक दिन एक कमरे में बैठ के कभी क्रूड का भाव क्या करने का है। तो डॉलर कई बार होता है कि वीक नहीं भी हो रहा तब भी क्रूड बड़ा चलता रहता है, ये डॉलर वीक हो गया तब भी क्रूड चलेगा। लेकिन गोल्ड का बिल्कुल डायरेक्शनल है कि अगर डॉलर नीचे आया तो गोल्ड ऊपर जाएगा ही जाएगा, और इसलिए भी गोल्ड ऊपर जा रहा है क्योंकि अब डॉलर नीचे आने वाला है। 28 सितंबर के बाद गोल्ड और ऊपर जाएगा क्योंकि डॉलर नीचे आएगा रेट कट के बाद। तो गोल्ड की तो ट्रेजेक्टरी मुझे सही लगती है कि मगर अगर यूएस में रिसेशन की जो एक्सपेक्टेशन अभी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली उसके कारण क्रूड का डिमांड घटेगा, तो क्रूड का दाम भी घटेगा ना। ये फंडामेंटल थॉट प्रोसेस में बता रहा हूँ। पॉइंट, क्रूड नीचे आ सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए खाड़ी में तनाव बढ़ गया, थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दी, 2-4 शिप उन्होंने यमन के पास गिरा दी उनकी, तो फिर ये क्रूड $100 पे खड़ा हो जाएगा, भले ही सप्लाई उसकी कितनी बनी रहे, क्योंकि वो तो मैनेज्ड है। एनीवे, खैर वो हम लोग नहीं जाते, लेकिन चीज़ें आगे देखेंगे। पंकज जी कुछ इसमें ऐड करना चाहते? पंकज जी बताइए क्या आप कर रहे हैं? नीरज जी, क्रूड पे मेरी एक टिप्पणी है। आई हैव बीन रीडिंग फ्यू आर्टिकल्स ऑन क्रूड। क्या जैसे बोलते हैं कि हर बुराई में एक भलाई होती है। अगर हम देखें क्रूड का, आई वाज रीडिंग अ वेरी सब्सटेंशियल आर्टिकल कि एक शायद क्रूड विद इन अ रेंज, दैट टू ऑन अ लोअर रेंज, शायद इसलिए भी है जो ये यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है। ये रशिया अभी इस टाइम, और हमारे को नहीं भूलना चाहिए कि एक हमारे को जोकर इन द पैक ऑन द पॉजिटिव साइड यूक्रेन रशिया वॉर रही है, क्योंकि उसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, उसके बहुत सारे तर्क हैं कि जो एक सीरियस हमारे को रशिया से सप्लाईज मिली है, जिसको इंडिया ने एब्जॉर्ब किया है, वो 15 से 20% एक वैल्यू वाइज नीचे मिली है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आएंगी। एंड रशिया इस टाइम इतना ज्यादा क्रूड पंप आउट कर रहा है, चाइना की डिमांड थोड़ी कम हो गई है। सो आई थिंक रशिया इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज सॉर्ट ऑफ कीपिंग द क्रूड प्राइसेस ऑन अ सॉफ्टर बेसिस, बिकॉज दे डोंट वांट कि क्रूड प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर हो, और वहां पर से जो उनकी जो एक इकोनॉमी को जो एक स्ट्रेंथ मिल रही है बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ क्रूड, कि उससे कोई असर मिले। सो आई थिंक बहुत सारे समीकरण है, ये भी एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। सो आई थिंक मेरे को नहीं लगता इमीडिएट बेसिस पे, अगर जियोपॉलिटिकल रीजन पे कोई बहुत बड़ा कोई फ्लेयर अप होता है ऑन द गल्फ साइड तो कोई बात अलग है, बट अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि क्रूड बहुत ज्यादा इमीडिएटली फ्लेयर अप करने वाला है। और इंडिया को इन अ वे जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, शायद इनडायरेक्टली इस चीज का हमारे इकोनॉमी को फायदा मिला है। सो बहुत कॉम्प्लेक्स सा चैप्टर हैगा ये, बट मेरे को ऐसा लगता है कि क्रूड अभी बहुत ज्यादा सीरियसली फ्लेयर अप नहीं होने वाला है। ना ही हो, अच्छा है, हमारे लिए तो बढ़िया है, जितना नीचे उतना अच्छा है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कहा था चर्चा करेंगे कि जो एफएनओ पे कंसल्टेशन पेपर आया सेबी की ओर से कि जो रिटेल बहुत ज़्यादा उछल कूद में जा रहा है, उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, तो क्या असर होगा, और हमारे पैनल्स की भी राय क्या, क्योंकि कंसल्टेशन पेपर है तो सबकी अपनी अपनी राय भी हो सकती है। छोटे से ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका मार्केट वीकेंड अड्डा में, और काफ़ी कुछ हम लोगों ने मार्केट पर भी अलग अलग दृष्टिकोण से उसको समझने की कोशिश की है। और अब एक महत्वपूर्ण विषय है कि सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है
कि जो एफ में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही थी, मार्केट बहुत हीटअप हो रहा था और रिटेल को नुकसान हो रहा, उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो बहुत सारे सुझाव प्रपोज हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बड़ा कर दिया जाए, लॉट साइज़, स्ट्राइक प्राइस में चेंज हो, बहुत ज़्यादा एक्सपायरी हो रही हैं उनको कम किया जाए, कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन में थोड़ा सा चेंज किया जाए, ऐसे ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं। तो एक एक कमेंट इस पे लेते हैं। सरवीन जी, पहले आपके पास आते हैं, क्योंकि ये वाला मामला थोड़ा आप लोगों से ज़्यादा करीबी है। क्या लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा रिटेल हमारे भाई लोग उसमें नुकसान कर रहे थे, इसलिए ज़रूरी है कि इसमें थोड़ा सा लगाम लगाई जाए? सर मेरी राय इसमें थोड़ी अलग है। मेरा टॉपिक इनके पेपर में कवर्ड ही नहीं है। मैं जब रिसर्च हेड था तब भी मैंने 2-3 बार एमसीएफ के जब लोग आए थे उनको भी बोला था, और जहां तक हो सके मैंने इसकी तब आवाजें उठाई थी, बट कहीं वो ठंडे बस्ते में चली जाती, लोग समझते नहीं है। रिटेल को अगर आपको बचाना है तो कब से देख रहा हूँ, सालों से ये जो गणित चल रही है उल्टी। जब बाजार नीचे होता है एफएनओ में सबसे कम स्टॉक होते हैं, सबसे कम। और जब बाजार पूरा ओवरबॉट होता है आप एफएनओ में एडिशन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। रिटेल को तो आप ही बुला रहे हैं ना। टॉप पे एफएनओ में स्टॉक्स कम करिए, बॉटम में बढ़ाइए। और मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा एक डिसेंट लॉट साइज रहने दीजिए कि जब बाजार नीचे हो तो 20-30-40 हजार शेयर ना लेना पड़े, 5-5-10 हजार या 2-2 हजार के लॉट्स भी रहें छोटे स्टॉक्स के। तो जब बाजार ओवरसोल्ड होगा उस समय एफएनओ को यूज करें वेल्थ क्रिएट करने के लिए, ना कि टॉप पे लाएं सारे स्टॉक्स ताकि वेल्थ डिस्ट्रॉय हो। तो मेरी तो राय हमेशा से अलग रही है, फ्यूअर नंबर ऑफ स्टॉक्स एट द टॉप। जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता जाए एफएनओ के नंबर स्टॉक्स के कम होने चाहिए, ना कि बढ़ने चाहिए। एंड वाइसा वर्सा, जैसे जैसे नीचे जाए तब आप लेते रहिए, जो कि सारे म्यूचुअल फंड, बैलेंस म्यूचुअल फंड्स करते हैं। जैसे जैसे बाजार ऊपर इक्विटी कम करो, डेट बढ़ाओ। जैसे जैसे बाजार नीचे डेट कम करो, इक्विटी बढ़ाओ। समथिंग लाइक दैट, उसी की मिरर इमेज अगर स्टॉक्स में कर देंगे। सीधे सीधे आप स्टॉक्स कम कर दीजिए, जितने हाई बीटा रिस्की स्टॉक्स हैं उनको एफएनओ से निकालिए, टॉप पे निकालिए। कोई एक्सपोजर लेने ही मत दीजिए, लॉस कहां से होगा, होगा ही नहीं। अच्छा, तो ये तो आप मानते हैं कि लोग नुकसान मेहरबानी कर रहे हैं, ये तो बात सही है कि लोग नुकसान कर रहे हैं। सर, मैं तो 10 साल से बोल रहा हूँ एफएनओ में पैसे नहीं बनेंगे और लोगों के अब सभी ने तो आप बोलना शुरू किया है। मैं तो ये बोल बोल के पहले बहुत बुरा बन चुका हूँ। एफएनओ में लॉन्ग रन में आपके पैसे नहीं बनते क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो आपको लॉट साइजेस कम करने हैं, टॉप पे स्टॉक्स भी कम करने हैं, नीचे में करने दीजिए। जब बाजार गिरता है, जब कोविड का पैनिक था, डालो ना 100 स्टॉक 200 स्टॉक एफएनओ में, जो भी वहां पे लेगा कमाएगा। बट आप ला रहे हो टॉप पे एकदम एफएनओ में ज्यादा स्टॉक, फिर टॉप में एक्सपोजर लेगा तो आदमी मरेगा ही ना अगर स्टॉक नीचे आया तो। जी सुनील सर, आपका क्या राय है सेबी के इस कंसल्टेशन पेपर में? एक तो बार बार उनके जो सर्वेज भी हम लोगों ने देखे, इक्विटी के भी सर्वे देखे हैं, एफएनओ के भी देखे, और बहुत हाहाकारी सर्वे होते हैं कि कितने लोग नुकसान करते हैं। अब तो एक शायद 50-60 हज़ार करोड़ का एक फिगर भी चल रहा है, कितना लोगों ने लॉस किया है। बट रिटेल का पार्टिसिपेशन रोज बढ़ ही रहा है और लोगों को लगता है कि बहुत ईजी मनी है, डेली ट्रेडिंग करो पैसे बनते हैं। अब ये कोशिश की जा रही है कि इसको थोड़ा सा ठंडा किया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा। क्या आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, ठंडा जरूर करना चाहिए, बिकॉज आप देख रहे हैं ना, ये करीबन 12 करोड़ लोग अभी डायरेक्ट इक्विटीज में कर रहे हैं, बट 5 करोड़ ही म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि ये वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटीज में नहीं आ रहे हैं, ये गैम्बलर्स इंस्टिंक्ट से आ रहे हैं। और वो गैम्बलर का इंस्टिंक्ट को आप ऐसे स्टेप से कंट्रोल, ये सेबी का ना जो कंसल्टेशन पेपर ये डाल के ये टॉप डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल असलियत में ये एक्शंस का कोई असर नहीं होगा मेरे ख्याल में। क्यों? अब दो चीज मैं सामने उठाऊंगा। ये गैम्बलिंग एक तरह सिगरेट स्मोकिंग की एडिक्शन और दारू की एडिक्शन की तरह है। ये एक एडिक्शन है, गैम्बलिंग का एक रास्ता मिला है। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड ड्रीम 11 उसमें भी पार्टिसिपेशन का चीज सब गैम्बलिंग की है, थॉट प्रोसेस है। और आप टैक्सेशन बढ़ा के ऐसे नियम ला के उस गैम्बलर की इंस्टिंक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो क्या होगा, वो 10 स्टॉक्स में 10-10 लाख डाल रहा था तो अभी 20 लाख का डाल दिया आपने, तो वो 5 स्टॉक में करेगा। जितना वॉल्यूम वो करेगा वो सेम रहेगा। क्यों? सिगरेट में सालों साल हर बजट में एक्साइज ड्यूटी बढ़ता आ रहा है, लिकर में हर स्टेट अपना उसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ती जा रही है। क्या दोनों में कमी दिख रही है? नहीं। ये एडिक्शन को आप कॉस्ट या ऐसे रूल से नहीं कम करा सकते। सर्वेश जी ने जो कहा, ऑप्शंस को लिमिट कीजिए जब मार्केट तेजी में है, और बढ़ाइए जब मार्केट गिरावट में, तो तब आपको बायस चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो कोई काउंटर पार्टी होना चाहिए। तो ओवरऑल आप वापस जाइए ना बदले की टाइम में। बदला जब था ना, बदला फाइनेंसिंग, तो ये प्रॉब्लम थी, बदले को इसलिए उन्होंने कट कर दिया, फिर और एक F&O का रास्ता खुल गया। तो ये सेबी की सोच सही है, उनकी टॉकिंग डाउन इससे करने की कोशिश कर रही है ऐसे आंकड़े दिखाकर, बट अल्टीमेटली अ गैम्बलर इज ऑलवेज अ गैम्बलर।
तो इसको सर्वेश जी की सजेशन मेरे को पसंद है, बहुत अच्छी है, क्योंकि आप ऑप्शंस को लिमिट करेंगे तो ही है। तो ये 20 लाख कर रहे हैं और उसके बाद शायद 30, 40, 50 लाख भी करेंगे 3-4 महीने में, सेबी ने कहा है। उससे थोड़ा असर हो सकता है, बट और ज्यादा बेट्स लेंगे ना वो कम स्टॉक्स पे, तो वो प्रॉब्लम है कि अल्टीमेटली ये गैम्बलिंग को थोड़ा इन्वेस्टर एजुकेशन से थोड़ा सुधारने की जरूरत है। मगर आपको जो वो बाकी के चीज आपने देखा होगा ना कि फिर इन्फ्लुएंसर्स का जो रोल है उधर, वो इसको बढ़ा रही है, वो प्रॉब्लम एक है। सेकंड, ब्रोकरेज हाउसेस भी इसको अलाउ कर रहे हैं। मैं अभी सिंगापुर में हूँ, तो क्या है ना, बताए यहाँ पे सबसे बड़ी गैम्बलिंग मरीना बे सैंड्स में होती है, मगर वो क्या है कि डेटा रखते हैं हर गैम्बलर के बारे में, और बहुत नुकसान किया तो उसको बैन करते हैं फ्रॉम कमिंग इनटू द कैसीनो। तो वैसे ही ब्रोकर्स के लेवल पे इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स नहीं कहूंगा, स्पेकुलेटर्स जो आते हैं, उनका डेटा रख के अगर बहुत नुकसान कर रहे हैं तो उसको बैन करना चाहिए। दैट इज द ओनली वे आउट, बिकॉज़ देयर आर ओनली 2 स्टॉक एक्सचेंजेस टू डू दिस। तो ब्रोकर्स का तो एक रिस्पांसिबिलिटी बनता है, इसमें सभी को उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। और तीसरा, वो जो फेसबुक, गूगल, यूट्यूब से भी वो थोड़ी उसमें थोड़ा सा वो भी अच्छी है, बिकॉज अल्टीमेटली एट द सप्लाई लेवल आपको कंट्रोल करना चाहिए। ये फिर इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत बुरा हाथ है यार जी। कई तरीके से इस इंस्टिंक्ट को बेसिकली रोकने की जरूरत है। पंकज जी, आपका व्यू? देखो नीरज जी, एज अ पेरेंटल बॉडी, सेबी को अगर हम पेरेंटल बॉडी मान के चलें तो आई थिंक उनकी चिंता बिल्कुल जायज है, कि मैक्रो लेवल पे चिंता बिल्कुल जायज है। और अगर हम एक रिटेलर को, एक ट्रेडर को एक सॉर्ट ऑफ बच्चा माने, पेरेंटल बॉडी का बच्चा माने, और अगर हम ये माने कि जो एनएससी बीएससी है उसको एक स्कूल माने, तो आई थिंक सबका एक रोल रहेगा। पहले आई वुड सजेस्ट कि शायद ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस कोविड हैड अ वेरी सीरियस रोल टू प्ले इन दिस। जो टेक्नोलॉजी की इजी पेनिट्रेशन हुई, जो बच्चे के हाथ में, हर एक के हाथ में जो मोबाइल है और उसमें जो इजी ट्रेडिंग फैसिलिटीज आ गई, आई थिंक उसका काफी बड़ा रोल है। एक जो हमारे एक जो मिडिल क्लास में, यूथ में आई थिंक जो एक राइज ऑफ इनकम हुई, आई थिंक उसका एक काफी बड़ा हाथ है। तो आई थिंक एक सिस्टमैटिक इशू हैगा, और इसमें आई वुड से कि एक एनएससी सेबी का भी हाथ रहा है बच्चे को बिगाड़ने में, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लाए पिछले 3-4 साल में, डेली एक्सपायरी, आवरली एक्सपायरी, दोस काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक वो सारे प्रोडक्ट सेबी के हाथ से ही पास हुए थे। और अब जबकि वो जिनी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, या ऐसा लग रहा है कि सिस्टम को एक्सप्लोड कर रहा है, खराब कर रहा है, जो कि आई थिंक बिल्कुल मैक्रो लेवल पे जिस तरह के अभी डाटा आ रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए एफएनओ में हर साल लूज कर रहा है हमारा रिटेलर, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। बट इसको इमीडिएटली कर्व करना इतना आसान नहीं है जिनी को। वी हैव टू टेक केयर। क्या लिक्विडिटी तो एकदम कर्व नहीं हो जाएगी? क्या जो हेजिंग टूल्स बना रखे हैं एकदम कर्व तो नहीं हो जाएंगी? क्या एक जो हम ग्लोबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उससे एकदम कर्व तो नहीं हो जाएंगे? क्या इस वजह से ऐसा ना हो कि डब्बा ट्रेडिंग बढ़ जाए, या इस वजह से किसी और एसेट क्लास में ज्यादा स्पेकुलेशन होने लग जाए, बिटकॉइन में हुए या कमोडिटीज वगैरह में? सो इट्स नॉट अ इजी वे आउट। बट मेरे को लगता है एज अ थॉट प्रोसेस जो सेबी का एक जागरूकता आई है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। आई ओनली विश एंड प्रे कि सेबी धीरे धीरे इन कर्व्स को लेके आए। क्या सिस्टमैटिक कर्व्स हो सकते हैं, एंड स्पेशली जो ये एक यूथ पॉपुलेशन है 10 से 35 साल, हम तो अपने यहां देखते भी हैं, वो जो लोग पैसा खराब कर रहे हैं, उनमें जो एक कल्चर आ रहा है नॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बट ऑफ स्पेकुलेशन, आई थिंक दैट इज अ वेरी डिस्ट्रॉइंग कल्चर। उनमें एक कल्चर आना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, जो कि आगे जाके उनको अच्छे रिच डिविडेंड देगा। So I think it's a kind of a systematic issue. It's a bane to the society, और मेरे को लगता है SEBI is moving in the right direction. I just hope and pray कि वो ऐसा ना कि सीरियस ब्रेक लग जाए कि जिससे मार्केट को कोई बहुत ज्यादा झटका मिले। बट आई थिंक डायरेक्शन राइट है, और बेटर लेट देन नेवर। आई थिंक SEBI का थॉट प्रोसेस सही है। थॉट प्रोसेस सही है, और ये समस्या वाकई बहुत बड़ी बनी है, क्योंकि डेटा जो सेबी रिलीज किया है, कितना नुकसान हो रहा है इक्विटी में, डेली ट्रेडिंग में, एफएनओ में डेली ट्रेडिंग में, तो ये एक चिंता का कारण होना चाहिए। तो जैसे सुनील जी कहते हैं कि इंस्टिंक्ट को पहले रोकना ज़रूरी है, वरना अगर हमारी इंस्टिंक्ट गैम्बलिंग की बन गई है तो फिर कुछ ना कुछ रास्ता आदमी ढूंढ ही लेगा, लेकिन कर्व करना भी ज़रूरी है। तो जो लोग हैं इसमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं, ओपन फोरम पे कंसल्टेशन रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे मार्केट में एक गलत मैसेजिंग आए कि सब मार्केट में सब कुछ रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन नुकसान से बचाना रिटेल को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट बहुत हीटअप। और जिस तरह भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मार्केट चले जा रहा, कहीं भी गिरने के कोई संकेत नहीं दिखते, तो वो जोश फिर और बढ़ता है कि रोज़ इस तरह की चीज़ें होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस पूरी चर्चा से, मार्केट के चक्रव्यूह से आपको बहुत कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और समझने में आसानी हुई होगी कि नेक्स्ट वीक उसके आगे जाते हुए आपको अपनी राय कैसे बनाई। इस वीकली शो का सिर्फ एक मकसद है
कि आपके लिए सबने सरवीन जी को ना ये स्पीड गवर्नर है, बीच में आके थोड़ा सा आपको अलर्ट कर जाते हैं कि भाई थोड़ा होश में। सिर्फ इसका मकसद ये है कि पूरे हफ्ते में जो कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उसके बारे में आपको अलर्ट करना है। बाकी आप स्वयं मालिक हैं, आप समझदार ज़्यादा हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा वीकेंड आपका गुजरे और अगला हफ्ता और भी बढ़िया गुजरे। बहुत बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।